बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने किया था बेसिक, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देखे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होते कैसे हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, राइट। उसका फॉर्मेट हमने देख लिया था। तो आज हमें ये देखना है कि आपके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं आपकी, जो कि मैंने आपको कल फॉर्मेट में बता दी हैं, मैं अगेन ये बात बोल रही हूँ कि ये हमारा टेस्ट नहीं होगा आई कैप में। इतना ज्यादा सिंपल जो है वो क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता। जो एडवांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम सेकंड लास्ट स्टेप पे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट लिखवाया था कल, आई होप आपने कॉपी भी किया हो। ये इसलिए मैंने किया ताकि जब हम आगे जाके एक्चुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक है जब हम वो करेंगे तो मुझे बार बार चीजें बताने की जरूरत ना पड़े। आपको एक दफा पहले से आइडिया होगा। मैं इसी टाइम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर शुरू करने वाले होंगे तो मैं आपको कह दूंगी कि भाई आप जरा वो अपने पिछला लेक्चर खोलें और आप उसमें से थोड़ा सा रिविजन करके आ जाए। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने कल जो अपना देखा था, हाँ कल वाले एरर्स, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करने के बाद मैं आपके क्वेश्चन को देखती हूँ, ठीक है। वो आपका होम असाइनमेंट था, वो भी डिस्कस करेंगे, सही है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले ये कर लें, फिर इंशाल्लाह हम 9:15 तक आपके उस पर आ जाएंगे। बस इसमें मुझे थोड़ी बहुत चीजें आपको बतानी थी। अगर आप अपना फॉर्मेट अपने सामने रखें जो कल मैंने आपको कराया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सबसे पहले आप खोलें अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सबसे पहले स्टेप पे क्या आता है, सबसे पहले आप लिखते हो सेल्स, फिर लिखते हो रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स। तो ये तो टर्म्स आपको पता है, आप इससे फेमिलियर हो, राइट। देन यू स्टार्ट विद व्हाट, लेस करते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आगे जाके हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम की कोई अलग से आइटम तो होता नहीं है ना, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ऐड करते हैं उसमें क्या, परचेजेस, ठीक है। इसका पूरा लॉजिक क्या है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इन्वेंट्री के उसमें बताऊंगी चैप्टर में, कि ये जो पूरा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा जो एक पूरा स्टेटमेंट बनता है उसका जो पूरी कैलकुलेशन है उसका मतलब क्या है, क्या रिजल्ट आता है। आपने बस इसको अभी सिर्फ फॉर्मेट की हद तक याद कर लेना है। इसमें हमने एक और चीज यहाँ पे पहले हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स, राइट। फिर हम इसमें एक चीज ऐड करते थे और वो चीज क्या थी, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स के बारे में पता है क्या होता है, और लेस करते थे इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स के बारे में आइडिया है मोहसिन? हाँ जी, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स बेसिकली होता है आपका, ये होता है, मैं आगे इसके लिख रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। इसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को आप कैरेज भी कहते हो, कैरेज कॉस्ट, ठीक है, कैरेज एक्सपेंस। अब कैरेज इन, हाँ, मंगवाते वक्त यानी कि परचेज करते वक्त, और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने कब पे की है, अब मैं आपको उसका लिंक बताती हूँ, ठीक है। ये तो बात हमें पता लग गई कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, कैरेज एक्सपेंस, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड्स पे। ये बात आपने ख्याल रखना है इस बात का कि ये सारे आइटम्स क्या हैं, ये सारे आइटम्स गुड्स या इन्वेंट्री से रिलेटेड है। स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग गुड्स। इसमें ओपनिंग फर्नीचर नहीं है, ओपनिंग व्हीकल्स नहीं है, नॉन करंट एसेट नहीं है इसमें, राइट। और कोई और करंट एसेट भी इसमें मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ हमने क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेने हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस का टी अकाउंट हम खोलते किस लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी गुड्स की जो हम परचेजेस करते हैं। अगर हम कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, परचेज मोटर व्हीकल, उसके लिए हम डेबिट परचेजेस नहीं करते, राइट। तो ये बात भी हमें क्लियर होगी कि ये जो परचेजेस हैं ये एंटायरली किससे परटेन करते हैं, गुड्स से परटेन करते हैं, ऐसे आइटम्स जिनमें आप डील करते हो, राइट, जिनको आप खरीद के आगे जाके आपको सेल करना है। लाइक वाइज परचेज रिटर्न्स भी आपके पास किस चीज का होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। अगर आप कोई फर्नीचर रिटर्न कर रहे हो, दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ परचेज रिटर्न, राइट। उसमें डबल एंट्री क्या बनेगी, आपका सप्लायर डेबिट या कैश डेबिट और क्या क्रेडिट, फर्नीचर क्रेडिट, राइट। अगर आप वापस कर रहे हो, जो भी उसका सिनेरियो, इन एनी केस परचेज रिटर्न वो होगा ही नहीं उसमें।
क्लोजिंग स्टॉक भी आपका क्या है, गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कितने मतलब इन्वेंट्री कितनी थी उन आइटम्स की। लाइकवाइज जो कैरेज इनवर्ड्स है वो भी आप क्या लोगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब हमने बात करनी है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। आपने फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर खरीदा, नॉन करंट एसेट खरीदा, उसको भी अपने प्रेमिसेस पे लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, वो कैरेज इनवर्ड्स नहीं कहलाएगा, ये वाला कैरेज इनवर्ड्स नहीं होगा, एटलीस्ट वो होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही, उसको हम किसी और नाम से ट्रीट करेंगे, ठीक है। वो एटलीस्ट ये वाला कैरेज इनवर्ड्स नहीं होना। तो कैरेज इनवर्ड्स से क्या मुराद है, इनवर्ड्स का टर्म आपने अपने दिमाग में रखना है। परचेज करते हुए क्या हो रहा होता है, गुड्स आपके पास आ रही होती हैं, डायरेक्शन उनका क्या होता है, एग्जैक्टली सिर्फ गुड्स इन्वॉल्व होने, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें कौन सी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपने लेना है, आपने वो वाला ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लेना है जो कि आपने कोई चीज खरीदते हुए आपने पे किया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। परचेज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। अब ये चीज मैंने शायद आपको कल नहीं लिखवाई थी, आप फॉर्मेट में एक जरा और चीज ऐड कर दो, आप आ जाओ उधर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स लिखी थी ना एक्सपेंसेस की, उसमें आप कैरेज आउटवर्ड्स भी लिख दो, कैरेज आउटवर्ड्स। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आए, मैं पूरा नहीं बना रही, मैं सिर्फ उसका सेक्शन बना रही हूँ, उसमें आप कैरेज आउटवर्ड्स भी लिख दो। तो होता क्या है, कैरेज इनवर्ड्स वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है जो कि आपने कब पे किया, जब आप कोई गुड्स खरीदोगे, है ना, इनवर्ड्स आ रही है और उसके ऊपर अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया। कैरेज आउटवर्ड्स भी क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स भी आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अब ये कब हमने पे करना है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, आपने गुड्स किसी सप्लायर से खरीदे और उस सप्लायर ने कहा कि भाई मैं डिलीवरी नहीं देता, मैं डिलीवर नहीं करता गुड्स, आप खुद आके मेरे प्रेमिसेस पे आओ, ट्रक श्रक लेके, मुझे नहीं पता, गाड़ी में लेके जाओ और अपने गुड्स उठा के चले जाओ। तो अब मैं बिजनेस हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रक हायर किया कि भाई मुझे अब जाके पिक करना है और अपने प्रेमिसेस पे लेकर आना है, तो मुझे जाहिर सी बात है ट्रक के चार्जेस पे करने होंगे, वो क्या कहलाएंगे, मेरे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और वो कौन सा मेरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होगा, मेरा कैरेज इनवर्ड्स होगा, कि गुड्स को अपने प्रेमिसेस पे लाने के लिए, गुड्स को अपने पास लाने के लिए मुझे कोई खर्चा इनकर करना पड़ा, राइट। अब बात आती है ये, अब मैंने वो गुड्स मैं अपने पास ले आई, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, उन गुड्स को बेचना है, क्यों, क्योंकि मैं डीलर हूं, मैं ट्रेडर हूं, राइट। अब मैं आती हूँ, मेरी एक पॉलिसी है, बिजनेस की पॉलिसी है, और वो ये पॉलिसी है कि मैं खुद अपने कस्टमर्स को डिलीवरी देती हूँ, ठीक है, मैं खुद अपने कस्टमर्स के डोर स्टेप्स पे जाके उनको डिलीवर कर देती हूँ जो उन्होंने मेरे से खरीदा है, राइट। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब दोबारा मुझे कोई ट्रक हायर करना पड़ेगा या कोई सुजुकी हायर करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने माल खरीदा एंड ही वेंट बैक होम, राइट। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे उसके डोर स्टेप पे डिलीवरी करने के लिए कोई दोबारा से मुझे कोई खर्चा इनकर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि खरीदते हुए भी आपने खर्चा इनकर किया और बेचते हुए भी आपने खर्चा इनकर किया, तो खरीदते हुए जो खर्चा होगा वो क्या होगा, कैरेज इनवर्ड्स, और जो बेचते हुए खर्चा इनकर होगा वो कैरेज आउटवर्ड्स होगा। दोनों एक्सपेंस हैं लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन अलग अलग जगह पे हो रही है। इज दैट क्लियर मोहसिन? दोनों आपके एक्सपेंस है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दोनों मौजूद हो, दोनों में से कोई एक भी मौजूद होंगे, आपने कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का ख्याल रखना है, ठीक है। एक ये बात थी, बस यही मेन एक चीज थी। ओपनिंग स्टॉक आपका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है साल के शुरू में जो आपका इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। क्लोजिंग स्टॉक होता है कि साल के आखिर में, अकाउंटिंग ईयर के आखिर में क्या इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, जब आप जिस डेट पे आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें खास डिस्कस करना था कैरेज आउटवर्ड्स को। फिर आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ गया, एंड देन यू, फिर मैंने कल इक्विटी की भी डिस्कशन आपके साथ कर ली थी, ठीक है, कि इक्विटी क्या है, इट्स अ बिगर पिक्चर, इट इज काइंड ऑफ लाइक द कैपिटल, लेकिन इसमें कैपिटल के अलावा और भी चीजें आती हैं जिसमें ड्रॉइंग्स भी शामिल है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर द ईयर भी शामिल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक मोहसिन? अच्छा, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके पास, अगर मैं डिस्कस करूं कि हमारे पास अब स्टेप्स कितने थे
हमारा प्रोसेस, हमारा जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग के कितने स्टेप्स हमने कवर कर लिए। हम आ गए थे, सबसे पहले तो हमने रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शंस की, किधर, जनरल जर्नल में, ठीक है। जनरल जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग कर दी। फिर क्या किया, हमने पोस्टिंग की, किसमें, लेजर्स में, जो कि दो फॉर्म्स होते हैं लेजर्स के, या तो हमने उनको टी अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट किया होगा या हमने किया होगा रनिंग बैलेंस लेजर में, राइट। ये हमने कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, लेजर्स की हमने क्लोजिंग कर दी, यानी कि कैरेट डाउन्स निकाल लिया। फिर हमने उन कैरेट डाउन्स को यूज करके, अगर तो वो टी अकाउंट है और अगर वो रनिंग बैलेंस लेजर है तो कैरेट डाउन की कैलकुलेशन अलग से कोई नहीं होगी। फिर उन कैरेट डाउन्स को यूज करके हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। यहां तक हम कर चुके थे, राइट मोहसिन। हमने पहले जर्नल एंट्रीज पास की, लेजर अकाउंट्स बनाए, उनको क्लोज किया और फिर ट्रायल बैलेंस बना दिया। और ट्रायल बैलेंस में हमें क्या करना होता है, सिंपल हमें फॉर्मेट के अंदर कॉलम्स के अंदर डाल देना होता है, ये क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का क्या स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसमें इन्होंने आपको एक एंटिटी है, एक सोल ट्रेडर है असद के नाम का, उसका उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया है। यानी कि इससे पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग भी कर ली होगी, टी अकाउंट्स को क्लोज भी किया होगा और फिर अब ये बना है आपके सामने। और रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो अब क्या आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। और मैंने कल आपको ये बात बोली थी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पहले ही बनाएंगे हम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पहले क्यों बनाना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक ऐसी फिगर जानी है जो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हमें कैलकुलेट होगी, राइट। और सब क्वेश्चंस में भी आपको ज्यादातर इसी तरह नजर आएगा कि पहले वो आपको क्या नाम टर्म यूज कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अब आपके पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब मैं ये अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे, आपके पास तो खैर ये सॉफ्ट में अवेलेबल है सारा। आप क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ में या वर्ड में जिसमें भी आपके पास ये फाइल होगी, आप उसमें हाईलाइट करते रहोगे। आपने ये हाईलाइटर देखा हुआ है, ये हाँ ये है हाईलाइटर, ठीक है। आपने क्या करते रहना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे होता है। आपने ट्रायल बैलेंस उठाना है। आप देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ट्रायल बैलेंस है तो आपका एक समरी, लेकिन अगर आप देखो तो चीजें काफी घिचपिच हैं, किसी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई। पहले ऊपर स्टॉक आ रहा है, फिर परचेजेस हैं, एक आपको क्या कहते हैं जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक नॉन करंट एसेट ये रहा, ऑफिस इक्विपमेंट। मतलब अजीब ही हाल है, कोई इसमें वो नहीं हुई भी। कैश एट बैंक इधर नजर आ रहा है, ड्रॉइंग्स इधर है, एक नॉन करंट एसेट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो है ये एक किस्म की लिस्ट आपको नजर आ जाती है, लेकिन इससे आप कोई मीनिंग डिराइव नहीं कर सकते, राइट। तो आपको करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी बड़े ऑर्डर में बनती है। तो आप क्या करोगे, आपके लिए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें होती हैं कि आप जैसे जैसे आइटम्स को पुट करते रहोगे फॉर्मेट में, वैसे वैसे आप उसको उनको टिक ऑफ भी करते रहो अपने ट्रायल बैलेंस में, ताकि इन दी एंड ये ना हो कि आपसे कोई आइटम मिस आउट हो गया हो, ठीक है, या आपने कोई आइटम 2 दफा गलती से ले लिया, राइट। तो अब जरा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये बता रहा है कि असद है सोल ट्रेडर का नाम। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2014। तो हम किस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, क्लोजिंग की डेट पे। और क्लोजिंग है, अब हमें ये नहीं पता ये ईयर एंडेड है, ऊपर लिखा हुआ होगा, हाँ जी ईयर एंडेड है, साल पूरा खत्म हुआ और उस डेट पे आपने एक ट्रायल बैलेंस निकाल लिया, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, अब एक एक करके हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को हम पढ़ते रहते हैं, राइट। पर्टिकुलर्स में आपके पास सबसे पहले आ रहा है स्टॉक। अब मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जो हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो हमने डबल एंट्री क्या पास करनी होती है, परचेजेस की और पेबल्स की। परचेजेस डेबिट और पेबल्स या कैश क्रेडिट। हम स्टॉक को कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया। वो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ते हुए। अभी आपने सिर्फ इसको इसी तरह से पिक करना है, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि यहाँ पे स्टॉक कैसे आ गया, हमने तो कभी कोई डबल एंट्री पास ही नहीं की। स्टॉक की टेंशन बिल्कुल भी ना ले, इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो अभी आपके पास, ओ यस यू हैव एन आइडिया, यस बिल्कुल ठीक, परपेचुअल पीरियोडिक, यस दो आपके पास सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें से एक सिस्टम हम अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा,
अब हमारे पास परपेचुअल में बच्चे, परपेचुअल पीरियोडिक आपके पास दोनों सिनेरियोज में स्टॉक का अकाउंट होता है इन्वॉल्व। ये अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं ये पीरियोडिक है, ठीक है। इसमें परचेजेस भी इन्वॉल्व है और स्टॉक भी इन्वॉल्व है। जो परपेचुअल है उसमें परचेजेस का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। परपेचुअल में आपको परचेजेस नाम की कोई टी अकाउंट नजर नहीं आएगा। एनी हाउ, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपके पास स्टॉक आ रहा है डेबिट ₹20,000, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, रिटर्न इनवर्ड्स हैं, आउटवर्ड्स हैं, यानी कि क्या ये सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न परचेज रिटर्न्स। वेजेस एंड सैलरीज ये एक्सपेंस है आपका, कैरेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स आ रहे हैं, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं लेकिन इनकी पोजीशंस अलग अलग होगी। फिर आपके पास आ रहा है एक लाइबिलिटी आ रही है 1,50,000 की, लोन फ्रॉम असद फादर, ठीक है। और इसके आगे ये जो दिया हुआ है ये क्या है, लोन का टर्म है, राइट। तो अब हमें क्या देखना होगा, लाइबिलिटीज के केस में हमें देखना होता है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, देख लेंगे उसको। फिर एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ रहा है, ये भी आपका क्या है, ये आपका करंट एसेट है। जो आपके पास स्टेशनरी होती है ऑफिस में, पेपर हो गए, पेन्स हो गए, इन सबका इन्होंने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग्स नॉन करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट है, क्रेडिटर्स आ गया, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। फिर एक आइटम आ रहा है रेंट का, इसको भी देखते हैं, कमीशन एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स, कैश एट बैंक, फर्नीचर, पेटी कैश एंड कैपिटल, राइट। और हम नीचे देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस की आखिरी नीचे, ट्रायल बैलेंस के बाहर, यानी कि ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया और उसके बाहर आपको एक लाइन दी हुई है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹18,650 ऑन 30 जून 2014। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए, 30 जून 2014 पे। तो ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस था में गिवन था स्टॉक, ये क्या है, फिगर्स तो दोनों डिफरेंट है। आपके पास ये नोट कर लें आप, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको स्टॉक गिवन होता है वो कौन सा स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपको स्टॉक की दो फिगर्स चाहिए और वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल होती है, राइट। आपके पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक गिवन होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर अदर इंफॉर्मेशन में नजर आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं इसका, पहले हम बनाते हैं इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, आप साथ साथ बनाते रहो अपने पास रजिस्टर में, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका टाइटल लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। असद लिखा, कंपनी का, सॉरी कंपनी तो नहीं, सोल ट्रेडर का नाम ही आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसमें आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एसओसीआई के फॉर्मेट में जाते हैं। तो एसओसीआई में स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, सेल्स होता है। तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में आए, आपने ढूंढा कि सेल्स का है, सेल्स देखे, सेल्स क्या है, इनकम। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज, इन तीनों आइटम्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप डेबिट कॉलम में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देखेंगे क्रेडिट कॉलम में क्या क्या आइटम्स हैं और आप उनके अगेंस्ट देखते रहे कि उनमें से कौन सा आइटम सेल्स का है। तो सबसे पहला आइटम ही क्रेडिट का आपके पास सेल्स आ गया 3,20,000। वो आपने क्या किया, इधर पहली लाइन में लिखा 3,20,000, पहले कॉलम में लिख दिया, राइट। उसके बाद आपको एक दफा ये जरूर चेक करना है कि क्या कोई सेल्स रिटर्न भी तो नहीं है। अब यहाँ तो इत्तेफाक से रिटर्न इनवर्स बिल्कुल नीचे गिवन है इसके, तो हमें फौरन से पिक कर जाएगा। आपने करना क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता है फॉर्मेट, इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा, आपने फॉर्मेट के हिसाब से चीजों को चेक भी करते रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न इनवर्स आपका सबसे आखिरी लाइन में होता है, आप सेल्स लिखने के बाद आप एक दफा जरूर स्किम करें कि यहाँ पे कहीं पे पूरे ट्रायल बैलेंस को स्किम करें कि रिटर्न इनवर्स है या नहीं। और एक दफा अगर आपने ट्रायल बैलेंस स्टडी कर लिया तो आपको होपफुली ये बात याद भी रह जाएगी कि हाँ ये रिटर्न इनवर्स था मेरे पास, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्स आपके पास आ रहा है 6,500, क्या करें, इसको भी टिक कर दें और इसको भी टिक कर दें, ठीक है। कि ये दोनों फिगर्स अब हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेस किया आपने सेल्स रिटर्न्स, और आपने जो नेट अमाउंट है इसकी 313,500 उसको सेकंड कॉलम में लिख लिया, राइट। फिर अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने एक लाइन छोड़ के उसकी हेडिंग डाली और अब आपने उसकी कैलकुलेशन शुरू कर दी।
आपको चाहिए ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा कौन सा होता है, उस पर कभी लिखा हुआ नहीं होगा ओपनिंग स्टॉक, हो सकता है लिखा हुआ भी हो लेकिन प्रैक्टिकली लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ होता है, इन्वेंट्री लिखी हुई होती है, आपको आपको पता होता है, ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक गिवन होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, राइट। तो आपने ये 20,000 पिक किया और उसको यहाँ लिख दिया, राइट। फिर इसमें आपको पता है आपने ऐड करने हैं क्या, परचेजेस, तो 2, 2, 4, 500 को आपने इसमें ऐड कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड्स भी आ रहा है 8,000 का, आप बिल्कुल उस फॉर्मेट के हिसाब से चले, इनके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं आएगी सो फार, एटलीस्ट जहां तक जब जब जितना हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। इस लेवल पे हमने इसके अलावा कोई और चीज इसमें नहीं लेके आनी, आगे जाके देखेंगे चीजें आ सकती हैं, राइट। फिर आपके पास आ गया परचेज रिटर्न, आपने यहाँ से लेस कर दिया। फिर आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सा आइटम लेना है, कैरेज इनवर्ड्स। परचेज करते हुए जब गुड्स आपके पास आ रही थी तो आपने क्या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया, राइट, इंकर किया, 23,800 को आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें एक दूसरे से ऐड या लेस हो रही हैं। और आखिरी आइटम अब आपके पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर के लिए आप जाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर, और उसमें जो 30 जून 2014 आज ही की डेट पे जो स्टॉक है 18,650 वो आपने यहाँ पे माइनस कर देना। इन सारी फिगर्स को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास, इन सारी फिगर्स को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर में 241650 पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन आपने उसको दूसरे कॉलम में लिखते हुए क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। यहाँ पे तो क्योंकि एक्सेल पे मैं कर रही थी तो ब्रैकेट्स आ नहीं रहे थे, ठीक है, आपने सारी चीजें क्या करनी है, ब्रैकेट्स में करनी है जो माइनस हो रहे हैं, राइट। तो ये आपने सारा करना है ब्रैकेट्स में, तो आपने क्या लगा लेना है, ब्रैकेट का साइन लगा देना है, ठीक है। 241650 पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन सेकंड कॉलम में लिखते लिखते आपने इसको ब्रैकेट्स में डाल देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जो लिख रहे हो जो रिजल्टेंट आंसर है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वो आपने लेस करना है, ठीक है। लेस करना है किसमें से, इसमें से, राइट। फिर आप जब इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 71,850, राइट। फिर आप आएंगे, आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको जरूर ये बात चेक करनी है कि कहीं मेरे पास कोई अदर इनकम है तो नहीं। चलें जी चेक करते हैं। अब इनकम क्या है, इनकम एक ऐसा आइटम है जिसका बैलेंस नेचर क्या होता है, बैलेंस का क्रेडिट होता है। चलो ठीक है, हम क्रेडिट कॉलम में ही चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं क्रेडिट में। इसमें शॉर्टकट्स भी बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है, और मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगी। अब आपके पास एक आइटम है लोन फ्रॉम असद फादर, ये तो आपकी लाइबिलिटी हो गई। दूसरा आपके पास आइटम आ रहा है क्रेडिटर्स की, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। एक और आइटम आ रहा है आपका कैपिटल का, 3 लाख का, ये कैपिटल है। अब एक आइटम आ रहा है रेंट का 46,000। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके लिए अदर इनकम को पिक करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से चल रही होती, मैं अगर आइटम बाय आइटम देख रही होती, अच्छा इसका क्या नेचर है, मैं फिगर को नहीं देख रही होती, राइट, तो मेरे लिए मसला हो जाता। क्यों, क्योंकि रेंट अपेरेंटली क्या लग रहा है, एक्सपेंस। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि रेंट क्या है, आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, रेंट इनकम है या रेंट एक्सपेंस है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। हो सकता है मेरे बिजनेस की जो बिल्डिंग थी मैंने वो आधी रेंट पे दी हुई और उससे जो इनकम आ रहा है वो बिजनेस का इनकम है। क्यों, क्योंकि बिजनेस की बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही थी, राइट। तो अब इस चीज को देखने के लिए, अब बाकी चीजों के आगे तो एक्सपेंस लिखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, कमीशन एक्सपेंस है, और कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड आपको पता है एक्सपेंस ही होते हैं, बिल्कुल ठीक। आपने देखना है कि रेंट के आगे क्या है, किस कॉलम में इसकी फिगर आ रही है, डेबिट कॉलम में आ रही है या क्रेडिट कॉलम में आ रही है। अगर तो रेंट लिखा हुआ होता है और इसकी फिगर आ रही होती है डेबिट कॉलम में, तो ये क्या हो जाता, हमारा एक्सपेंस हो जाता, हम इसको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्रेडिट कॉलम में आ रहा है, यानी कि दिस इज आर अदर इनकम, ठीक है, ये हमारी इनकम है एंड दिस इज इनकम अदर देन सेल्स। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रेंट लिख दिया और इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना है, राइट। लेकिन वो सबसे आखिर में हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर बारी आती है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फिर बारी आती है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब आप दोबारा ऊपर से स्टार्ट करें और पिक करते जाएं एक एक करके कि कौन कौन से आपके पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं। वेजेस एंड सैलरीज आ रहा है 75,000, इसको आपने लिख लेना है क्योंकि आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। फिर आप आते हैं नीचे,
ये सारी फिगर्स आप ले जा चुके हैं, दोबारा से इनको देखने की जरूरत नहीं है। फिर बारी आती है किसकी, कैरेज आउटवर्ड्स की 10,600। इसको भी आप टिक कर दें कि ये भी हम ले जा चुके हैं, लेके जाना है हमें किधर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो यहाँ पे आपको कैरेज कैरेज आउटवर्ड नजर आ गया, राइट। फिर आपके पास बारी आती है लोन फ्रॉम असस फादर, लायबिलिटी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा एसेट है क्योंकि स्टॉक का टर्म इस्तेमाल हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब आ गया जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 18,900। इसको भी आप हाईलाइट कर दें कि इसको भी हम फिगर को लेके जा चुके हैं। अच्छा, इधर मैंने जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस बाद में दिया, ये रहा 18,900, ठीक है, ये चला गया, इसको हमने टिक कर दिया। ऑर्डर से कोई मसला नहीं है, ठीक है, ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं है इसमें। और फिर आपके पास रेंट इनकम था, आपके पास एक और आ रहा है कमीशन एक्सपेंस, इसको भी आप टिक कर दें कि इसको भी हम अपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके चले गए, ठीक है। और फिर एक दफा फिर चेक कर लें, और तो कोई आइटम नहीं है एक्सपेंस का इसके बाद, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट्स इट, राइट। अब आपने क्या करना है, इन सारे आइटम्स को ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में 124,300, 1,24,300। लेकिन उसको दूसरे कॉलम में लेके जाते जाते आपने ब्रैकेट्स में लगा देना है, माइनस का सिंबल लगा देना है, क्यों, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को आपको लेस करना है। फिर आपने क्या करना है, 71,850 प्लस 46,000 माइनस 124,300। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि आप 313,500 माइनस 241,650 प्लस 71,850 प्लस, इससे कंफ्यूज ना हो। आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, यानी कि 24,241,650 के नीचे एक लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक की कैलकुलेशन आपने कर ली है कंप्लीट। तो आप दोबारा से उन फिगर्स को थोड़ी लोगे अपनी कैलकुलेशन में। नाउ यू विल स्टार्ट योर द सेकंड पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन फ्रॉम 71,850 प्लस 46,000 माइनस 124,300। तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव में -6450। ये आपका आ जाएगा नेट लॉस, और ये ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर मोहसिन? ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, जबरदस्त। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमने बनाना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम उस पर आ जाते हैं। आपने उसी तरह से क्या काम करना है, बिजनेस का नाम लिखना है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट का नाम लिखना है, एज एट। अब हमने एज एट का टर्म यूज कर लेना है, राइट। अभी इसको इसी तरह से समझे, फॉर्मेट का हिस्सा समझते हुए, राइट। इसका लॉजिक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा फाइनल जब हम काउंट्स कर रहे होंगे तब, राइट। यू स्टार्ट विद एसेट्स, और अब आपने उसमें आपने स्टार्ट करना है नॉन करंट एसेट्स से। और इसमें मैंने आपको कहा हुआ है कि यू हैव टू स्टार्ट विद लैंड एंड बिल्डिंग्स फर्स्ट। जिस भी ऑर्डर में हो आपने ढूंढना है कि लैंड एंड बिल्डिंग्स के, मतलब लैंड अगर है अब उसके साथ बिल्डिंग्स भी है शामिल, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग्स को लिखोगे, और इसको आपने कर दिया टिक कि आई हैव टेकन दिस इन माय स्टेटमेंट। एंड देन यू स्टार्ट विद, आप फिर ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया आपने, ठीक है, 114,500। इसको याद रखने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो बड़े नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना, उनको आप पहले ले लेते हो। लैंड बड़ी होती है, नेचुरली सी बात है, लैंड एरिया ज्यादा होगा। बिल्डिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन करंट एसेट्स एंड एनी बिल्डिंग यू कुड एवर हैव। ऑफिस इक्विपमेंट यानी मशीनरीज होती हैं, वो उसमें कंप्यूटर हो सकता है, इसलिए मैंने ले लिया, राइट। और मोटर व्हीकल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज आपके सबसे आखिर में आप लेते हो। आपने फिर फर्नीचर ले लिया 56,900। तो आपने क्या किया, फर्नीचर आपका नीचे आ रहा है, आपने इसी तरह से ट्रायल बैलेंस को स्किम किया, एंड यू आपने देखा कि सिर्फ यही 3 आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। फिर आपने उनका टोटल करके सेकंड कॉलम में लिख दिया 371,400, ठीक है, पॉजिटिव में। फिर बारी आई करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स में सबसे ऊपर आपने लेनी होती है इन्वेंट्री या स्टॉक। अब आपके पास स्टॉक से रिलेटेड 2 फिगर्स हैं, एक 20,000 है ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है, और दूसरा ये आ रहा है 18,650। अब इन दोनों में से आपने कौन सा पिक करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए नेचुरली सी बात है क्लोजिंग स्टॉक ही आप लोगे, है ना, क्योंकि हम किस दिन की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 30 जून 2014 की पोजीशन बताना चाह रहे हैं। 30 जून 2014 पे क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज थी बिजनेस की। तो आपके पास ये वाला एसेट मौजूद था ना, इतनी इतनी अमाउंट का आपके पास स्टॉक मौजूद था इस दिन
20,000 का तो स्टॉक मौजूद था 1 साल पहले की बात है वो, राइट। तो आपने क्या लेना है, यहाँ पे इन्वेंट्री या स्टॉक लिखेंगे और 18,650 लिखा और उसको आपने वहां पे टिक कर दिया कि इसको मैंने बेसिकली 2 जगहों पे इस्तेमाल किया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फिर आपके पास हम देखते हैं हमारे पास और करंट एसेट्स क्या क्या आ रहे हैं, हम दोबारा से स्किम करेंगे जो आइटम्स हमारे रह गए हैं। 1750 का आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है, तो चाहे तो उसको इन्वेंट्री के साथ ही लिख दें, ठीक है, इसको चाहे तो इन्वेंट्री के साथ ही लिख दें, बल्कि बेहतर वही है, ये मेरा नीचे आया हुआ है, बेहतर ये कि आप इन्वेंट्री के साथ ही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख दो। वैसे ये अमाउंट बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, इसलिए इसका इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा 1750 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आपने वो लिख लिया। फिर आपके पास आ गया डेटर्स, अब मैं सिर्फ जो टिक नहीं हुए उन पे जा रही हूँ, ठीक है, 34,500 और इसको भी आपने हाईलाइट कर दिया कि ये भी मैंने करंट एसेट्स में ले लिया है, राइट। अब हम आते हैं और नीचे, हमारे पास ड्रॉइंग्स रह गई, डेबिट कॉलम में मैं देख रही हूँ क्योंकि मैंने एसेट्स ढूंढने हैं, और मेरे पास कैश एट बैंक है और क्या है, पेटी कैश। तो पहले मैं क्या लूंगी, कैश एट बैंक 46,300, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने पेटी कैश ले लिया 1150 और मैंने क्या कर दिया, इन सारी पांचों आइटम्स को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर मेरा आ गया 102350, राइट। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने इन दोनों फिगर्स को कर देना है ऐड, 371,400 प्लस 102350, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 473750, ये मेरे टोटल एसेट्स और इसके नीचे मैंने डबल लाइन लगा देनी है। फिर उसके नीचे एक दो लाइनें छोड़ के ही मैंने एक मेजर हेडिंग डालनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। सबसे पहले मेरे पास इक्विटी का आता है, इसमें इक्विटी की हेडिंग नहीं डाली हुई, इक्विटी की आप हेडिंग डालेंगे एंड यू स्टार्ट ऑफ विद वर्ड कैपिटल। कैपिटल से आपने शुरू किया, 3 लाख रुपए आपने वहां लिखे। अब इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम कोई माइनस या प्लस के साइन में हम नहीं लिखेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ नेट लॉस या ड्रॉइंग्स, ठीक है। बाकी आपने ये नहीं करना कि अच्छा एसेट्स अगर मैंने पॉजिटिव में लिखे हैं तो मुझे कैपिटल को माइनस में दिखाना पड़ेगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, वो वाला सेक्शन होके खत्म हो चुका, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कैपिटल में से आपको माइनस करनी है क्या, ड्रॉइंग्स, ये तो माइनस करनी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, ड्रॉइंग्स का नेचर डेबिट है, तो डेबिट और क्रेडिट को आपने क्या करना है, माइनस करना है, राइट। अब फिर आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे नेट लॉस होगा, ठीक है, नेट लॉस है, उसको माइनस में आपने शो किया हुआ है 6450, ये कहाँ से आया, ये आया है आपने जो अभी अभी एसओसीआई बनाया था वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे नेट लॉस होगा, ये थोड़ा टाइपिंग का एरर हो गया है, और ये आपने माइनस की, ऑब्वियसली माइनस ही करना है, ब्रैकेट में ही होगा, तो 3 लाख माइनस 5,000 माइनस 6450, आपके पास इक्विटी आ जाएगी आपकी 288,550। फिर बारी किसकी आई, फिर बारी आई लाइबिलिटीज की। अब हम आते हैं, अब आपके पास पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 2 आइटम्स हैं जो कि अनहाइलाइटेड पड़े हुए हैं। अब हमने पहले पिक करना है, क्रेडिटर्स तो हमें पता है करंट लाइबिलिटी होती है, राइट, इन एनी केस। अब हम देखते हैं कि लोन फ्रॉम असद फादर, ये क्या करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो लाइबिलिटी जो कि आपको आज के दिन से 1 साल के बाद पे करनी हो। हाँ जी, ये क्या है, ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो कि आज की डेट से हमें विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें पे ऑफ करना, और आज की डेट क्या है, 30 जून 2014। ये जो टर्म मेंशन हुआ हुआ है इसके आगे 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2014, ये आपको क्या बता रहा है, ये लोन हमने यानी कि असद के फादर से हमें मिला था, असद को मिला था 1 जनवरी 2010 को, और जिसको रीपे कब करना है, 31 दिसंबर 2014 को। और हम आज की डेट पे, आज की डेट क्या है, नहीं मोहसिन, दिस इज करंट। वाई करंट, क्योंकि आज की डेट क्या है, 30 जून 2014, ये आज की डेट है, जिस डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये लोन हमें कब रीपे करना है, 31 दिसंबर 2014 को, 6 महीने बाद इसकी रीपेमेंट डेट आ जाएगी। तो इवन दो ये 4-5 साल के लिए आपने लिया था लोन, लेकिन आपने देखना क्या है कि इसकी रीपेमेंट डेट क्या 12 महीने के अंदर अंदर, अगले 12 महीने के अंदर अंदर तो नहीं फॉल करी। तो क्या हो जाएगा, 30 जून 2014 को हम ये कहेंगे कि हमारी करंट लायबिलिटी, यस, टुडे से नेक्स्ट 6 मंथ्स।
टुडे से हमने चेक करना है, आज के दिन से हमें चेक करना है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कोई पेमेंट डेट तो नहीं आ रही। तो ये हमारी आ रही है, ये तो 6 महीने के बाद ही आ जाएगी इसकी पेमेंट डेट। क्लियर है बात? हाँ 7 मंथ्स भी बचे, अप टू 12 मंथ्स मैं कह रही हूँ। आज की डेट से अगले 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई रीपेमेंट डेट आ रही है किसी भी लोन लायबिलिटी की, तो वो करंट लायबिलिटी ट्रीट होगी, नॉन करंट नहीं होगी। भले वो हमने 4, 5, 6 सालों के लिए लिया हो, लेकिन हमने चेक क्या करना है कि क्या उसकी पेमेंट डेट नजदीक तो नहीं है अब। और अगर वो अगले 12 महीने में उसकी डेट फॉल करती है, अगर मैं अगर आपको ये बोलूं यानी कि 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक ये आपके पास पीरियड है, अगर इस डेट में इन दोनों डेट्स के बीच कोई पीरियड और कोई डेट फॉल कर रही है रीपेमेंट की, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी ट्रीट होगी, नॉन करंट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2014 के बजाय 2016 लिखा हुआ होता तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होती। क्यों? क्योंकि आज की डेट से रीपेमेंट कितना दूर है, 2.5 साल के बाद। ठीक है, क्लियर है बात? अगर ये 2016 लिखा हुआ होता, 1.5 या 2.5 जितना भी बन रहा है, 1 साल के बाद ही इन एनी केस, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में अपेरेंटली अगर आपको लग रहा था कि कोई नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही है। तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग ही नहीं डाली। एंड आई स्टार्टेड विद लोन फ्रॉम असद फादर 1,50,000 और क्रेडिटर्स या पेबल्स हैं 35,200। ये मेरे ट्रायल बैलेंस से ही आया है। 1,50,000 को भी मैंने टिक कर दिया और मैंने किसको टिक कर दिया? क्रेडिटर्स को भी मैंने टिक कर दिया। और अब मैंने एक दफा चेक किया कि मेरे पास कोई आइटम रहता तो नहीं है टिक होने से, नहीं, सब चीजें मैंने अकाउंट फॉर कर ली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जब करंट लायबिलिटीज को ऐड करूंगी इक्विटी के अमाउंट में, तो मेरा आंसर 473,750 आएगा, जो कि इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। हम इसकी और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देना था। अब आपके पास जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है चैप्टर 4, आप उसमें से क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी बस यही है कि आपको उन्होंने चीज आइटम्स दिए हुए और आपने उनको सिंपली फॉर्मेट में प्लेस करना है, राइट? 4.1 भी कर सकते हैं, 4.4 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं जल्दी से, आई एम रनिंग लेट, तो हम जल्दी से आपका जो क्वेश्चन था अगस्त 2014 का उसको देख लेते हैं। उसमें जो आपने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बेसिकली क्या है, आपने वो चीजें अभी तक पढ़ी नहीं है। एक दो मैंने आपको आइटम्स बोले थे कि वो आपको शायद आप ना करो सही। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चले जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। एक एक करके हम पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ, लेजर अकाउंट्स आप बना लेंगे और ट्रायल बैलेंस भी, राइट? सबसे पहला ये है, अ बैंक अकाउंट वाज ओपन विद अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹20 million। तो डबल एंट्री इसकी होगी, चेक कर लें, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 20 million। A property was purchased at a cost of ₹10 million, of which 7.2 million was considered as applicable to the land and 2.8 million to the building। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दो नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं। एक 7.2 मिलियन का लैंड आ रहा है, वो डेबिट होगा 7.2 मिलियन से, और दूसरा आपका डेबिट होगा उसी ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग 2.8 मिलियन। ये आपने बिल्कुल ठीक किया था मोहसिन। और उसके अब हम क्रेडिट साइड पे देखते हैं, द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अ कैश पेमेंट ऑफ ₹3 million एंड इशुएंस ऑफ अ नोट पेबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास एक कैश पेमेंट आ गई 3 मिलियन की, और कल मैंने आपको ये बताया था नोट पेबल क्या है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक लाइबिलिटी है, वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आपके पास कैश पेमेंट हो गई 3 मिलियन की, और रिमेनिंग 7 मिलियन आप लिख देंगे नोट्स पेबल, नाम लिखेंगे उसका, अकाउंट्स पेबल नहीं आएगा, नोट्स पेबल आएगा। ठीक है, तो डबल एंट्री आपकी कुछ ऐसे बनेगी, लैंड डेबिट 7.2 मिलियन, बिल्डिंग डेबिट 2.8 मिलियन, 3 मिलियन से कैश क्रेडिट, और इस नोट्स पेबल क्रेडिट 7 मिलियन। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम देखते हैं। अब वो ये कह रहा है 10 न्यू वैन्स वर परचेज फॉर एट ₹3 लाख ईच फ्रॉम सिटी शोरूम, यानी कि 3 लाख की एक वैन थी,
तो 10 वैन्स आपने खरीदी, यानी कि 3 मिलियन आपने टोटल डेबिट करना है वैन्स को। तो वैन्स आपके पास आ रही है, नॉन करंट एसेट है, वैन्स आपने डेबिट किया 3 मिलियन से। क्रेडिट अब क्या करेंगे, अब्दुल्ला ने 6 लाख कैश में पे किए और रिमेनिंग जो है वो उसको बाद में पे करना है, ठीक है। 3 मिलियन में से उसने 6 लाख कैश अभी पे कर दिया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से, और फिर क्या 2.4 मिलियन जो रिमेनिंग क्रेडिट होगा वो सिटी शोरूम के नाम की लायबिलिटी कर देंगे, तो क्रेडिट हो जाएगा सिटी शोरूम 2.4 मिलियन। अब इन्होंने जो आपको टाइमलाइन दी हुई है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आज की डेट पे तो दोनों लाइबिलिटीज ही है ना, आपने 15 अगस्त को भी पे करना है वो भी लाइबिलिटी है, एक 31 जुलाई को जो पे करना है वो भी लाइबिलिटी है, तो आप उसको एक ही अकाउंट में लिख दोगे। फिर आपके पास 7 जुलाई को आया, अपॉन इंस्पेक्शन अ वैन वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड वाज रिटर्न टू सिटी शोरूम। ये भी आपने बिल्कुल ठीक किया, वैन क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से, ठीक है। एक वैन आपने रिटर्न किया, तो ये चेक कर लें, आई डोंट रिमेम्बर आपने ये ठीक किया नहीं किया। वैन आपका किसको बचे वो उसका मसला है होता है, वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है इसकी, और याद रखने वाली चीजें यही तो होती है। सिटी शोरूम आके आपको खुद ही रिमाइंड करा देगा, जी आज 31 जुलाई हो गई है, अब पेमेंट करें पहली वाली, है ना। वो खुद आगे याद करा देगा अगर इसको भूल भी गई तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है। वो रिमाइंडर लगा देगा अपने फोन में, इन अदर वर्ड्स। चलो सही है, हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, आपने एक वैन को रिटर्न कर दिया, आपने इंस्पेक्शन किया, आपने एक वैन को रिटर्न किया, तो 3 लाख से आपने वैन को डेबिट करना है। मोहसिन आप अपने पास चेक कर लो, वैन को आपने 3 लाख से ही डेबिट किया या 3 मिलियन से तो नहीं किया। एक आपने वैन वापस किया, ठीक है। वैन को आपने 3 लाख से डेबिट किया और सिटी शोरूम को क्रेडिट किया 3 लाख से, ये वहां से आपने ठीक ही किया था, ठीक है। फिर आपके पास है ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज्ड अगेंस्ट द कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 2400, ये भी आपको पता है, ये भी ठीक है, मैं दोबारा नहीं कह रही। अब यहाँ पे आ जाए, अब्दुल्ला साइंड एन एग्रीमेंट विद अ पेट्रोल पंप फॉर सप्लाई ऑफ सीएनजी ऑन क्रेडिट, यानी कि क्या हुआ, उन्होंने एक एग्रीमेंट की सीएनजी की, पेट्रोल पंप से आप उन्होंने साइन किया ये एग्रीमेंट। एज पर एग्रीमेंट ही इशूड अ चेक फॉर 15,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब्दुल्ला आपने क्या कर दिया, आपने पेट्रोल पंप को डेबिट किया, आप पेट्रोल पंप तो नहीं खरीद रहे, आपने तो पेट्रोल पंप से मुआहदा किया था, और किस चीज का मुआहदा था, सीएनजी का मुआहदा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पेमेंट की, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि चेक इशू किया है, यानी कि बैंक मेरा क्रेडिट होगा 15,000 से। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट कर देंगे। ये आपके पास एक आइटम होता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, आप एक किस्म की वो दे देते हो, अभी तक आपको सीएनजी मिली नहीं है, अभी आपने सप्लाई ऑफ सीएनजी के सिर्फ अग्रीमेंट किया है, तो आपने क्या दे दिया, पेट्रोल पंप को पहले थोड़ा सा एडवांस दे दिया, 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, ताकि सामने वाली पार्टी को ये डर ना हो कि आप भाग जाओगे, आप अपनी पेमेंट्स वगैरह करोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आगे जाके भाग जाते हो, आप पेमेंट सीएनजी ले लेते हो और आपको पैसे, आप उसको पैसे नहीं देते, तो एटलीस्ट सामने वाली पार्टी के पास आपके 15,000 रुपए तो पड़े होंगे ना, वो रख लेगा अपने पास, मतलब वैसे ही उसके पास पड़ा हुआ है। तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है। नेम नरेशन में लिख दे, नहीं नहीं नहीं, नेम भी नहीं लिखना, पेट्रोल पंप भी नहीं लिखना, बस आप ये लिख दो पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट थ्रू चेक, और डबल एंट्री में क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट और बैंक क्रेडिट, बस, ठीक है। फिर आपके पास आ गया 25% of the property acquired on 3rd July was rented out from 1st August 2014 at a monthly rent of 30,000. A 3-month advance was received from the tenant, यानी कि आपके पास आपको रिसीव हुआ है एडवांस। अब यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन है, अगर आप नोट करो तो सारी ट्रांजैक्शंस में बैंक ही इन्वॉल्व हो रहा है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो आपने कैश, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक बात जरा नोट कर ले, मैं यहाँ पे जहाँ पे कैश पेमेंट की बात हो रही है ना, उधर बेसिकली हमें लेना है बैंक, ठीक है, बैंक लेना है। क्यों, जैसे यहाँ पे ऊपर आ जाए, ये बात मैं मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लैंड और बिल्डिंग खरीदी थी, और इसके अगेंस्ट आपने कैश पेमेंट कर दी थी 3 मिलियन की। अब बात ही आती है, सारा का सारा बिजनेस का कैश कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में, कैश इन हैंड मौजूद है कोई, नहीं है ना। कोई यहाँ पे हमने कोई ट्रांजैक्शन देखी तो नहीं, हमने ये देखा कि जब हमारा पैसा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं बैंक से कैश इन हैंड में, तो उसके लिए भी एक ट्रांजैक्शन होती है, वो भी एक ट्रांजैक्शन होती है, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी।
तो जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है ही नहीं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो अब्दुल्ला है ही टुक कैश आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इन द कैश टिल। हमने ये बात देखी हुई है, राइट? सिंपल हमने जब एग्जांपल्स की थी। तो नंबर वन ये बात हुई कि अभी भी, हाँ यही तो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, लेकिन इसमें आपने लॉजिक से चलना है ना। जब सारा का सारा बिजनेस का कैश पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, तो आप कैश इन हैंड को क्रेडिट कर ही नहीं सकते। ये मुझे ख्याल नहीं रहा इस चीज का। तो अब आपने क्या करना है? अब मोहसिन आप जरा चेक कर लो अपने पास। एंट्री नंबर 2, लैंड डेबिट 7.2 मिलियन, बिल्डिंग डेबिट 2.8 मिलियन, बैंक क्रेडिट 3 मिलियन और नोट्स पेबल क्रेडिट 7 मिलियन। ये होना चाहिए, बैंक इन्वॉल्व होगा इसमें। इज दैट क्लियर मोहसिन? तो आपने चेक करना है कि भाई क्या कोई ट्रांसफर हुआ है, क्या कोई कैश इन हैंड पहले से मौजूद है। वेरी गुड। अब यहाँ पे भी क्या है? अब्दुल्ला पेड ₹6 लाख इन कैश। तो अब कैश क्रेडिट नहीं होना, इस कैश से क्या मुराद है? जेनेरिक टर्म इस्तेमाल हुआ हुआ, ये पेपर मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने कैश के थ्रू पेमेंट किया। अब उसने कैश किस तरह कहां से निकाला होगा? क्या उसने ऑफिस के सेफ से निकाला होगा? नहीं, ऑफिस में तो कोई कैश ही नहीं पड़ा हुआ, तो उसने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, कैश निकाला और उससे पेमेंट कर दी। तो बैंक बैलेंस आपका कम हुआ, तो 6 लाख से आपका बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। चले, अच्छा हो गया। यहाँ पे भी कैश पेमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? यहाँ पे तो चेक ही बात हुई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब क्या हुआ? 25% ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड। जो अक्वायर हुई हुई थी वो उसने रेंट आउट कर दी, ठीक है? वो सिर्फ आपको ये जो 25% की बात कर रहा है ना, इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि इतना हिस्सा मैंने लेट आउट कर दिया, मतलब रेंट के लिए, राइट? तो अब आपने करना क्या है? इसका फाइनेंशियल ये मतलब क्या है इसका, कि उसने 25%, जो 25% उसका हिस्सा था वो उसने रेंट पे दे दिया। और रेंट कब से शुरू होगा? 1 अगस्त 2014। हम जुलाई में खड़े हुए, अभी तक रेंट पे चढ़ा नहीं है वो। इन अदर वर्ड, जो अभी तक सामने वाली पार्टी आके उधर रहना नहीं शुरू हुई, उसने यूज करना शुरू नहीं किया। आज की डेट पे यानी कि 30 जुलाई को हमने क्या कर लिया? हमने एडवांस ले लिया उनसे, 3 मंथ एडवांस ले लिया। हर महीने का रेंट कितना है? 30,000। तो 3 महीने का रेंट कितना होगा? 90,000, राइट? इतनी बात समझ आ रही है? उन्होंने अभी तक आना है, 2 दिन के बाद वो भी आएंगे, लेकिन आज की डेट हमने क्या ले लिया? हमने उनसे एडवांस ले लिया, यानी कि हमें पैसे रिसीव हो गए। अब इसमें उन्होंने कुछ चीज मेंशन नहीं की हुई कि बैंक थ्रू चेक हमें रिसीव हुआ, हो सकता है वो कैश में भी उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप कैश भी लिखेंगे तो आंसर ठीक होगा, ठीक है? लेकिन बेहतर ये है कि हम वही वाला स्ट्रीम फॉलो करें जो हम पहले से लेकर चले आ रहे हैं, कि हम सारा काम जब बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो इसको भी हम बैंक के उसमें ट्रीट कर लें, ठीक है? तो हम क्या करें? बैंक को डेबिट करें 90,000 और एडवांस रेंट क्रेडिट कर दें 90,000 से। अभी हम ये एडवांस रेंट वाली बात हम पढ़ेंगे आगे जाके अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में, तो ये बात आपको उस टाइम समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ ये ले लो, मैंने आपको ये बात टिप दी हुई है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन आपके सामने आई, आपको पता है मिनिमम 2 आइटम्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आपको एक आइटम के बारे में कंफर्म है कि ये डेबिट होगा, तो दूसरे आइटम को आप आंखें बंद करके क्रेडिट कर दें, भले वो समझ आती है नहीं आती बात, ठीक है? तो अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये बात जरूर पता है कि हमें पैसे रिसीव हुए तो बैंक ने तो होना है डेबिट, तो दूसरा आइटम आप क्रेडिट कर दो। और दूसरा आइटम क्या होगा? एडवांस रेंट। पेट्रोल पंप ऊपर वाले सिचुएशन में इसलिए डेबिट गलत था क्योंकि हम पेट्रोल पंप खरीद नहीं रहे थे। अगर आप पेट्रोल पंप को डेबिट करते हो, इसका मतलब है पेट्रोल पंप आपके नाम पे हो गया, आपका नॉन करंट एसेट। कैश भी लिख दो, मेरा ओपिनियन तो है कि ठीक है, लेकिन पैक के क्वेश्चन बैंक में और मेरे से आईकैप में भी ना बैंक ही यूज हुआ हुआ है। वो बैंक इसी उससे यूज हुआ हुआ है कि आप सारे ऊपर सारी ट्रांजेक्शन आपने बैंक के थ्रू की है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये एडवांस भी आपको चेक के थ्रू ही रिसीव हुआ होगा, ठीक है? क्लियर है बात? और आखिरी आपकी ट्रांजैक्शन है चेक फॉर ₹1 मिलियन वाज इश्यूड टू सिटी शोरूम, तो आपने बैंक को क्रेडिट करके सिटी शोरूम को डेबिट कर देना है 1 मिलियन से, ठीक है? चलो, मैं वैसे क्लास के एंड पे पूछती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का मसला हो रहा है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लेट्स टैकल इट टुमारो, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम 9:40 तक इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे और कल नॉर्मल टाइम की होगी 1.5 आवर्स की, ठीक है? और सैटरडे को मैंने आपको बताया कि कोई आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके लिए फिर मैं संडे को आपकी मेकअप क्लास अरेंज करूंगी, वो फिर मैं आपसे फ्राइडे को टाइमिंग्स वगैरह अरेंज कर लेंगे हम, ठीक है जी?
चलें जी, इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।